we are discussing about the electric field due to electric dipole on axial and equatorial point, and we have solved one question. Today we solve the next question on the topic of electric field on axial and equatorial point due to electric dipole. So from your memory, what is the value of axial electric field on axial point? It becomes from a static concept 1 upon 4 pi epsilon naught to P vector by R cube. And what is the electric field on equatorial point? It becomes minus 1 upon 4 pi epsilon naught P vector by R cube. So your today question is, what will be the value of electric field? What will be the value of electric field? Okay student, I will admit you. Okay, so what will be the value of electric field at a distance 5r on equatorial line on equatorial line due to electric dipole such that the field at r distance from center on axial line is E. So इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को 5r डिस्टेंस पे निकालना है डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे, और वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वह r डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे जो है E है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद जो है तब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हम लोग के पास ये दो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो फॉर्मूला में जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे कि E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस E एक्सियल डिवाइडेड बाई 2, यह रिलेशन तब वैलिड है जब हमारा दोनों के लिए r का वैल्यू क्या हो, सेम हो। इस क्वेश्चन में दोनों के लिए r का वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, r डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट का फील्ड E है, तो 5r डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और तब जाकर के हम लोग इससे एसोसिएट करेंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है E बाई 125, दूसरा ऑप्शन है E बाई 250, तीसरा ऑप्शन है E बाई 2, और चौथा ऑप्शन है नन। ये चार ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं, हम लोग को चेक करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, प्रोसीड एंड से व्हाट विल बी द एक्चुअल आंसर। So start solving from yourself. I will provide you 1 minute time to solve this question. ऑप्शन आपको बोल देना है ए, बी और सी। जिनका सॉल्व हो जाएगा अपना माइक ऑन कीजिएगा और आंसर बोल दीजिए। हाँ, कौन सा आंसर बोलो? बी, यानी अकॉर्डिंग टू यू आंसर इज बी। Other student? So first of all you sketch the diagram. So this is your electric dipole minus q and plus q. This is center C
on axial line at a distance r, the value of electric field is E. अब इक्वेटोरियल लाइन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो है कितने डिस्टेंस पे निकालना है, तो 5r डिस्टेंस पे निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू व्हाट? तो पहले यह बताइए E एट r डिस्टेंस, E एक्सियल एट r डिस्टेंस का वैल्यू है E। तो E एक्सियल एट 5r डिस्टेंस पे वैल्यू कितना होगा? 5r डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है, r डिस्टेंस पे E है, तो E का फॉर्मूला देखिए 1/4πε0 2p/r³ मैग्नीट्यूड में। तो 5r डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? 1/4πε0 सेम रहेगा, 2p/r³ के जगह 5r³ हो जाएगा। तो 5 का क्यूब इंटू r³। अब देखिए 1/4πε0 2p/r³ जो है वह E के बराबर हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो दिस बिकम्स E/125। अब हम लोग को निकालना है E इक्वेटोरियल। तो E इक्वेटोरियल एट 5r डिस्टेंस, तो दिस बिकम्स E एक्सियल एट 5r डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो E/125 का और डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे, 1/2 कितना हो जाएगा? तो 1 E/250। सो आंसर बी इज करेक्ट। सो नाउ वी प्रोसीड one topic, torque on electric dipole, and after that we discuss your electric field question, doubt clearing session. So write the next topic, torque on electric dipole placed in uniform electric field. So your topic will be torque on electric dipole, torque on electric dipole, torque on electric dipole placed in uniform electric फील्ड। तो इसका मेमोरी टिप्स पहले याद कर लीजिए। टॉर्क निकालना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम लोग करेंगे क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीडर करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे और उस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो पहले डाइपोल पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, देन वी डिसाइड व्हाट विल बी द टॉर्क। सो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, consider an electric dipole of charge प्लस माइनस q। यहां प्लस माइनस q चार्ज भी आप लिख सकते हैं, या एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p डायरेक्ट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p placed in uniform electric field E at orientation theta as shown in figure। यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग जो है डायग्राम भी यहाँ पे बना देंगे। ध्यान रख लीजिए, हम लोग एक डाइपोल कंसीडर किए हैं जिसका डाइपोल मोमेंट P है, उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए हैं और P और E के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। यही 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है A और B। यहाँ माइनस Q चार्ज होगा, प्लस Q चार्ज होगा, दोनों के बीच का जो डाइपोल लेंथ है यह 12 है। इस सेंटर पॉइंट को कुछ मान सकते हो, C मान लो।
तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, दिस बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो यह डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो यह एंगल है यह थीटा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, यह फोर्स जो है F प्लस, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है। निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, F माइनस। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब इस F प्लस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, F माइनस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कभी कभी इस क्वेश्चन को 2 नंबर के जगह 3 मार्क्स में पूछता है बोर्ड में, और वहां पे आपको पूछता है कि शो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 लगता है, केवल टॉर्क लगता है, इसलिए यह रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेगा, यानी रोटेशनल मोशन करेगा। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वहां पे नेट फोर्स भी एक्ट करता है और टॉर्क भी एक्ट करता है, दोनों एक्ट करता है। हाँ स्टूडेंट, है एनी प्रॉब्लम? Shubham, are you in the online class? If you are yes, on your mic and say. So, हम लोग पहले केवल टॉर्क अगर एग्जाम में पूछेगा तो फोर्स वाले पार्ट को स्किप कर देंगे, और फोर्स और टॉर्क दोनों पूछेगा तो पूरा निकालेंगे। ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा आप यहां लिखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू, इसका वैल्यू होगा F प्लस क्यू इंटू ई। फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, इसका वैल्यू होगा F माइनस माइनस क्यू इंटू ई। अब लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा Ft कर देते हैं टोटल फोर्स, यह हो जाएगा F प्लस और प्लस F माइनस। F प्लस का वैल्यू Q इंटू ई और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Q इंटू ई। कैंसिल आउट होकर के यह कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट होकर के यह हो गया आपका, यह कट गया, यह कट गया और यह हो गया 0। सो इस तरह एक लाइन हम लोग लिख देंगे 10 THUS 10 नो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स acts on dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहां पर ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जरूरी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में हमारा नेट फोर्स 0 नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन में आया कि सो दैट नेट ट्रांसलेटरी फोर्स इज 0 ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो प्लस का फोर्स निकालिएगा, माइनस क्यू पे फोर्स निकालिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स से ऐड कर दीजिएगा। हाफ मार्क्स दिया है 1 मार्क्स में इतना पूछेगा। अब 2 मार्क्स का जो बच गया उसके लिए टॉर्क का कंसेप्ट है, टॉर्क पे 2 मार्क्स है। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे। सो देखिए टॉर्क के लिए, तो टॉर्क के लिए हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस क्यू पे F प्लस चार्ज लग रहा है, F प्लस फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू पे F माइनस फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है जो अभी निकाले थे, और लाइन ऑफ एक्शन जो है वह डिफरेंट है दोनों फोर्स का। तो हम लोग टॉर्क का मैग्नीट्यूड पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इस कंसेप्ट का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दीजिए F माइनस का या F प्लस का, किसी का भी लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट को C ले लिए हैं, इसको कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए K, तो यह एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल बिकम्स थीटा। दिस लेंथ AB इज 2L, तो यह परपेंडिकुलर है। तो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है,
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा, यानी डायरेक्ट आप यह याद कर लीजिए, बार बार जरूरी पड़ेगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस 2l साइन थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख लेंगे कि यह b और k का जो वैल्यू आएगा 2l साइन थीटा आएगा। अब हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल। तो यहां वेक्टर साइन तो मॉड लगा देंगे। इसका डिफिनेशन होता है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, F प्लस या F माइनस कोई भी आप लिख सकते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए सिंबल स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, B ऑब्लिक W लिखे हैं, बिटवीन समझना है, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F प्लस एंड F माइनस। अब वैल्यू पुट कीजिए, वेक्टर हट गया तो मोड हटा दिए, Q इंटू E, यह हो गया F प्लस का वैल्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका BK। नेक्स्ट स्टेप में टॉ इज इक्वल टू Q इंटू E, BK का वैल्यू डाल देंगे 2l साइन थीटा। यहां पे आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABK, BK इज इक्वल टू हाइपोटेनस 2l साइन थीटा, या साइन थीटा बाई BK बाई 2l लिख सकते हैं। अब यहां पर टॉ इज इक्वल टू Q के साथ जो है 2l को हम लोग ले लेंगे, Q इंटू 2l एक साथ, उसके बाद बच गया E साइन थीटा। Q इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते हैं P, तो PE साइन थीटा। यहां चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये हाफ मार्क्स, इसका मार्किंग स्कीम देख लीजिए, 2 मार्क्स के लिए हाफ मार्क्स जो है ये डायग्राम है, हाफ मार्क्स जो है ये टॉर्क का जो फॉर्मूला यूज किए हैं यह है 1 मार्क्स हो गया, और ये डाइपोल मोमेंट में जो ये कन्वर्ट किए हैं इस पे हाफ मार्क्स यहां पर मिल जाएगा आपको, या हाफ मार्क्स इसका हो गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, या 1.5 मार्क्स के ही बराबर हो गया। अभी हाफ मार्क्स बचा हुआ है, आपसे पूछ रहा है टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए देखिए हमारा फोर्स इधर है, तो यह रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, या फोर्स एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो इसका रोटेशन देखिए या इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, यानी यह रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर E क्रॉस P लेते हैं, E क्रॉस P, तो डायरेक्शन आता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और डायरेक्शन आउटवर्ड, जबकि इन द गिवन डायग्राम डायरेक्शन किधर है इनटू द प्लेन और रोटेशन किधर है क्लॉकवाइज। तो आप P क्रॉस E चेक करिए, P के डायरेक्शन में राइट हैंड के चारों फिंगर को रखे, E के डायरेक्शन में रोटेट कराए, P क्रॉस E, रोटेशन इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनटू द प्लेन एंड रोटेशन इज क्लॉकवाइज। इसलिए इन वेक्टर फॉर्म यहां पे हम लोग फाइनली लिख देंगे इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि A क्रॉस B को हम लोग बोलते हैं AB साइन थीटा n कैप। तो यह हो गया, यहां पर हाफ मार्क्स आपको अलॉटेड हो जाएगा। तो इस तरह 2 मार्क्स जो है टॉर्क निकालने पे है, और 1 मार्क्स जो है नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल शो करने पे है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क नॉन 0 होता है थीटा ओरिएंटेशन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स भी नॉन 0 होगा, टॉर्क भी नॉन 0 होगा। तो इस तरह जो है टॉर्क का एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए P क्रॉस E। अब इसके 3 केस होंगे, जब हमारा यह डाइपोल जो है फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा यानी 180 डिग्री पे अपोजिट कर देंगे तब पर भी हमारा 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पे कर देंगे तो PE साइन 90 मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो ये 3 केसेस होंगे जो इजिली आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। और तब जो है इस पे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए यहां पर केस 1 लिख दीजिए,
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट जो है वह फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज पैरेलल टू E। इसका मतलब है व्हेन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, टाउ बिकम्स PE sin 0 डिग्री बिकम्स 0। केस 2, इसका डायरेक्शन देख लीजिए। मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसी पे हम लोगों ने एक डाइपोल को डाल दिया। यह हमारा डाइपोल है -q और यह हो गया +q। इसका डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, यही है डाइपोल मोमेंट P। तो P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, टॉर्क बिकम्स 0। केस 2 में थीटा का वैल्यू जो है 180 हम लोग ले लेते हैं, यानी P इज एंटी पैरेलल। तो ये साइन देखिए, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन यूज करते हैं, वही यहाँ यूज करेंगे। तो P इज एंटी पैरेलल टू E, थीटा इज 180 डिग्री। इसका डायग्राम बनाइए। तो फिर यहाँ डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और यहाँ पर हम लोग फिर पुनः ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q। तो यहाँ पर -q इधर +q इधर, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से +q और यानी यह डायरेक्शन हो गया डाइपोल मोमेंट का P का। तो यहाँ पर देखिए इसके सेंटर के नजदीक, डाइपोल के सेंटर पे P हो गया लेफ्ट वार्ड और E हो गया राइट वार्ड। तो यहाँ पर P और E के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री हुआ। तो इसलिए टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, टाउ बिकम्स 0। यहाँ वेक्टर साइन दे सकते हैं, वेक्टर देंगे तो यहाँ 0 वेक्टर होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है केस 3 देखिए, जब टॉर्क हम लोग का मैक्सिमम होगा। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो इसको लिखते हैं P इज परपेंडिकुलर टू E। अब ये हमारा क्लॉकवाइज थीटा में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, यानी थीटा +90 भी हो सकता है, -90, दोनों के लिए वैलिड होगा। इसका करस्पॉन्डिंग डायग्राम देख लीजिए। तो यह हो गया E का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक डाइपोल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो -q और यहाँ पर हो गया +q, और इस डायरेक्शन में डाइपोल ओरिएंटेड है, यानी डाइपोल मोमेंट जो हो गया P वेक्टर जो है वो अपवर्ड हो गया और E जो है वह हॉरिजॉन्टल हो गया, P वर्टिकल हो गया। दोनों के बीच का यह एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में जो टॉर्क होगा, टाउ इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री। PE दिख रहा है, PE sin 90 डिग्री, sin 90 मैक्सिमम होता है, तो टाउ इज इक्वल टू PE। तो टाउ को मैक्स कर देंगे यहाँ पर। ये तीसरे केस में जो है ये टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो इस तरह हम लोग जो है देख रहे हैं कि 3 केसेस सिचुएशंस आर पॉसिबल फॉर फाइंडिंग द टॉर्क। ये ध्यान हम लोग को रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डाउट क्लियरिंग क्लास पे। इस पे 2 क्वेश्चन आपको बोले थे टॉर्क का एनसीईआरटी के बना करके आने के लिए। 2 क्वेश्चन बोले थे, कोई स्टूडेंट बनाए हैं 1.10 और एक 1.33 या कुछ था। तो एनी स्टूडेंट जो बनाए हैं वो क्वेश्चन बोलिए, टॉर्क का क्वेश्चन। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बन गया है? फिर भी एक बार क्वेश्चन को बोल दो, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनका बन जाएगा। क्वेश्चन है पास में? ओके, अगर नहीं है तो फिर आज डीपीपी अपलोड कर दिए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसको भी बना लीजिए। 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है उसमें, और तब कल पूछिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कल दिए थे डीपीपी, उससे कोई डाउट है तो बोलिए, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर बोलिए और डाउट पूछिए। क्वेश्चन नंबर 45 डीपीपी का देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो एक पेंटागन हम लोग को बनाना है, या रेगुलर पेंटागन बनाना है हम लोग को, ये रेगुलर पेंटागन, और इसके चार्ज A B C मान लो कॉर्नर A B C D E, सभी कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन।
Q, सेंटर को जो है O मान लीजिए, या O सेंटर है, और साइड से डिस्टेंस जो दिया हुआ है वह R है। तो 5 equal charges of value Q are placed at corner of regular pentagon of side A। साइड जो है वह A है, यहां से यहां का डिस्टेंस। The electric field at the center of पेंटागन इज, पेंटागन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 2Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 0। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था, सिमेट्री प्रॉब्लम। जहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक मिले वहां पे आंसर 0 होता है। तो डायरेक्ट चार्ज सबका सेम है, ये R डिस्टेंस सभी कॉर्नर से सेम होगा, इसलिए सिमेट्री से आंसर 0 होगा। सो योर आंसर बिकम्स 0। बट इसको अगर आपको डायरेक्ट को अंदर स्टैंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको जो है ब्रॉडली सोच सकते हैं। कैसे? ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो एक जो है ओरिजेंटल रेफरेंस ले लीजिए और एक वर्टिकल रेफरेंस ले लीजिए। यहां पर निकालना है तो ए के कारण जो फील्ड का डायरेक्शन यह होगा। अब यह एंगल आप निकाल लीजिए, यह एंगल दोनों सेम होगा थीटा। इसका 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आ गया। उसी तरह जो है बी पर का जो चार्ज होगा इसका थीटा निकालेंगे, इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक जो है इधर आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे इस डायरेक्शन में, इसका 2 कंपोनेंट, फिर इसका 2 कंपोनेंट, इसका 2 कंपोनेंट। एक्स वाले को आई कैप पॉजिटिव एक्स में, निगेटिव एक्स को माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई को प्लस ए कैप, निगेटिव वाई को माइनस जे कैप, और करस्पॉन्डिंग थीटा लिख करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दोनों कट करके 0 आ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट सिमेट्री हम लोग यूज करते हैं और 0 कंसेप्ट पे ट्रिक लगा देते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और है, 46 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आपको डाउट होगा। 46 और 47 में देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ O if the charge from one of the corner is removed, say the corner H। A कॉर्नर से चार्ज को हम लोग रिमूव कर दिए। A कॉर्नर से चार्ज को रिमूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A कॉर्नर से चार्ज को रिमूव कर दिए, और तब जो है हम लोग को बतलाना है, यहाँ A था, A कॉर्नर से चार्ज को रिमूव कर दिए। अब हम लोग को बतलाना है कि नेट फील्ड कितना होगा। तो एक तो मालूम है कि सिमेट्री से नेट फील्ड 0 है। इसका मतलब है कि B, C, D और E 4 कॉर्नर के मिलाकर के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो A का जो फील्ड होगा यहाँ पर वह किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर A का फील्ड AO के डायरेक्शन में होगा। तो इस चारों का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा जब A को रिमूव कर देंगे यहां से, तो वह कैसे होना चाहिए, OA के अलोंग होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड में कितना होना चाहिए, जितना सिंगल A जो है, अगर A केवल यहां पर होता तब O पर जो फील्ड होता। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है A का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है A का है AO कैप, रिजल्टेंट जो होगा OA कैप हो जाएगा। So this becomes your answer of the next question. This is option number A. तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो A ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O if the charge at A is replaced by -Q। यानी A पर के चार्ज को जो है, पहले केस में तो हमारा Q था तो 0 आया, दूसरे केस में हमारा यहाँ का चार्ज रिमूव कर दिए तो यह आया। अब जो यहाँ पर चार्ज डाले हैं वह -Q डाले हैं। तो अभी अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, B, C, D और E के कारण फील्ड कितना है,
OA का डायरेक्शन में इतना है। अब जब यह निगेटिव होगा तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं। रिजल्टेंट फील्ड जब A पर कोई भी चार्ज नहीं है उस समय रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में है E, जिसका मैग्नीट्यूड यह है। अब जो है माइनस क्यू यहाँ डाले तो माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो पुनः माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा E। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया इसलिए दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो यहाँ 2 लगा देंगे। दिस बिकम्स योर आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यह ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का हो गया बी। इसके पहले जो लिखे थे विदाउट 2 वाला वह 46 नंबर क्वेश्चन का था और यह जो ऑप्शन है 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, एनी डाउट? 50 ओके 50 क्वेश्चन देखिए। टेक द पार्टिकल इन द प्रीवियस क्वेश्चन 49। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में डाटा दे दिया है, डाटा आपको केवल पुट कर देना है। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर प्लेन शीट दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर जो है निगेटिवली चार्ज दिया हुआ है। कभी कभी इसके बीच का पूरा जो डिस्टेंस होता है वह d दिया रहता है, प्लेट का डिस्टेंस, और चार्ज जो है डायग्राम में, क्वेश्चन के डायग्राम में सेंटर से एंट्री करा रहा है चार्ज को। तो यह जो है और टोटल लेंथ इसका L है। तो यह चार्ज कहां पर स्ट्राइक करेगा या कॉर्नर पे जाएगा, उस समय वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसके लिए चार्ज का ट्रेजेक्ट्री को हम लोग स्केच करते हैं, समझ में इजीली आ जाएगा। ये ट्रेजेक्ट्री स्केच कीजिए और चार्ज यहां गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L है या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट Y होता है। तो यहाँ पर ध्यान आपको केवल यह देना होता है क्वेश्चन पढ़ने के समय कि चार्ज को बिटवीन द 2 प्लेट एंट्री दिया है या फ्रॉम द लोएस्ट कॉर्नर या फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अगर यहां से दिया है तो यह वर्टिकल डिफ्लेक्शन d के बराबर होगा और यहां से दिया है तो यह वर्टिकल डिफ्लेक्शन y जो है वो d/2 के बराबर होगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है, d का वैल्यू कुछ भी हो, हम लोग का जहां से प्रोजेक्ट किए हैं वहां से वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है, तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन 49 आप बनाए थे उसमें Vx से इसको हम लोग फेंके थे और आंसर आया था आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू QE। प्रीवियस क्वेश्चन का क्लियर है ना सबको? यहां पर देखिए, पहले तो टाइम निकालिए L डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल, हाँ तो बोलो। अच्छा इसको सोल्व कर दे रहे हैं। पहले तो टाइम निकालिए आप यहां से यहां पहुंचने का, यानी हॉरिजॉन्टल का टाइम जो है t हो जाएगा L/Vx, डिस्टेंस बटा स्पीड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ay बताइए। अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो -e मैग्नीट्यूड -e, तो फोर्स E बटा me कर दीजिए, या इलेक्ट्रॉन का हो गया, या मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, डायरेक्शन लेंगे तो यह आ जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री लेगा तो इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो है अपवर्ड हो रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन यूज करके हम लोग निकाले थे S इज इक्वल टू y डायरेक्शन uy 0 है, uy 0 है तो S बराबर होता है हाफ AT², और इस फॉर्मूला का यूज करके y इज इक्वल टू आ गया था हाफ A का वैल्यू E हो जाएगा मैग्नीट्यूड में बाई me, और T² के जगह हो जाएगा L² बाई Vx²। अब जो है इसी फॉर्मूला का यूज करना है हम लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी Vx इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 9 इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है, इस d का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और y का जो वैल्यू है या हम लोग क्या किए हैं, मिड पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किए हैं, तो y इज इक्वल टू d/2
is equal to 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब ये फार्मूला यूज कीजिए, एल आपको कैलकुलेट करना है तो एल का फार्मूला हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर बराबर यह आ गया तो एल बराबर √2 MEVX स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ई। इस फार्मूला का यूज करिएगा और y का वैल्यू जो है यह पुट कीजिएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कैलकुलेट करके यह आंसर आ जाएगा आपको 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर। ओके, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डीपीपी में और कोई प्रॉब्लम? तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आज डीपीपी आपको दिए हैं तो इस डीपीपी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी होगा तो आप कल के क्लास में पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा समझाना है उसमें, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टॉपिक कल हो जाएगा। फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और तब उसके बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ के कंप्लीट टॉपिक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एससी बनवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक पहले आपको एनसीईआरटी बना लेना है, डीपीपी आज दे दिए हैं उसको याद बना लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। इसके अलावा आपको ग्रुप में जो यूट्यूब का लिंक भेजा जा रहा है उस लिंक पे जो भी है उसको कृपया सब्सक्राइब कर लेना है, और उस लिंक को वीडियो को पूरा देखना है। जो वीडियो यहाँ पढ़ा रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग है तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपको अच्छे ढंग का मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। जितना बोर्ड इसमें साफ दिख रहा है उससे ज्यादा उस रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। और कुछ अदर वीडियोज भी है जो आपको जूम क्लास पे नहीं है और डायरेक्ट प्रीवियस क्लास में पहले ले चुके हैं, उसका अलग से शूट करके डाले हैं। तो प्रत्येक वीडियो का जो ग्रुप में हम लिंक भेजेंगे आपको उसको देख लेना है, व्यू कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, यानी जो भी प्रोसेस होता है वो आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट कल के लिए आपका टास्क हो गया, 1 मिनट बचा हुआ है टाइम, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। कल का टास्क हो गया आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ करके आना है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको पढ़ के आना है फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को पढ़ के आना है फ्रॉम एससीवी, थ्योरेटिकल टॉपिक को पढ़ के आना है केवल। और तीसरा टास्क है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डीपीपी जो आज अपलोड किए हैं, इस डीपीपी को कंप्लीट करके आना है। इफ एनी डाउट एग्जिस्ट और एनी क्वेश्चन रिमेन्स अनसॉल्व्ड देन हम पहले डीपीपी आपका डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 3 फार्मूला बताएंगे, और तब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे इन द टुमारो क्लासेस। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मटेरियल नोट्स भी अपलोड कर दिए थे, और आपका इस पे क्वेश्चन विद आंसर डीपीपी और आंसर भी अपलोड कर दिए हैं आज, आप कृपया देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है वो हम आज ही अपलोड कर देंगे मटेरियल, ताकि आप पढ़ के आइएगा तो कल आपको सुविधा रहेगा समझने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंटिन्यूअस चार्ज समझाने का, इसलिए इसकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज का डीपीपी अपलोड कर